वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी डाइवर्ज एकेडमी पर। पीछे के लेक्चर में हमने भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक नंबर हमने उत्तरी भारत का पर्वतीय मैदान जिसे हिमालय क्षेत्र कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सिंधु तथा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ जैसे सोन, चंबल आदि के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों के जमाव से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। नदियों के द्वारा जो मिट्टियाँ बहाकर लाई जाती है उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण होता है। यह जो मिट्टी है उसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं और यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण काल है वो प्लीस्टोसीन से होलोसीन काल के बीच में माना जाता है। इसकी आकृति धनुषाकार, लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर तथा क्षेत्रफल है वो लगभग 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर माना जाता है। यह कम ऊंचा प्रदेश है क्योंकि मैदानी प्रदेश है। इसकी ऊंचाई है वो 50 से 300 मीटर है। यह मैदान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम इन क्षेत्रों में पाया जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1 नंबर आपका भाबर, 2 नंबर आपका तराई, 3 नंबर आपका बंगर, 4 नंबर आपका खादर। 1 नंबर आपका भाबर क्षेत्र। जो पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ हैं वो अपने साथ मोटे मोटे कंकर पत्थर अपने साथ भाग कर नीचे लाती है, तो उन पत्थरों के बीच से नदियाँ का पानी बहता है, तो वो नदियाँ दिखाई नहीं देती है। इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। ये नदियाँ आगे जाकर जहाँ पे निकलती है, जहाँ पे इन नदियों का पानी दिखाई देने लगता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। यह क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है। इसके बाद आपका बंगर और खादर। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है वह नदियाँ अपने बहाव क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्रों में फैला देती है। तो जो पुराने समय में नदियों के द्वारा जो मिट्टी डाली गई थी जिस क्षेत्र में, उसे बंगर बोलते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी निर्मित मैदान को खादर बोलते हैं। आपका ए नंबर है भाबर। यह मध्यवर्ती मैदान के उत्तरी भाग में शिवालिक भाग से सटा हुआ है। मोटे मोटे कंकर पत्थर के निक्षेप से, क्योंकि नदियाँ अपने साथ मोटे मोटे कंकर पत्थर लाती है, उनके अंदर नदियों का पानी वो विलुप्त हो जाता है, तो इस क्षेत्र को भाबर बोलते हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती है। इसके बाद आपका 2 नंबर है तराई क्षेत्र। भाबर के दक्षिण में नदियों के इस क्षेत्र में दिखाई देने लगती है। नदियाँ भाबर में विलुप्त होकर आगे जिस क्षेत्र में निकलती है, जहाँ नदियों का पानी दिखाई देने लगता है, उस क्षेत्र को तराई बोलते हैं। जल जमाव के कारण यह दलदली संरचना होती है। यह चावल और जूट की खेती के लिए उपयोगी है। इसके बाद आपका बंगर। सिंधु व ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र में बंगर क्षेत्र पाया जाता है। प्राचीन जलोढ़ निर्मित मैदान। यह ऊंचा भाग होता है और प्राचीन बाढ़ का मैदान होता है, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ नदियों के द्वारा मिट्टियाँ लाकर डाली गई थी। हरित क्रांति इसी क्षेत्र में हुई थी। इसका क्षेत्र है वो पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी यूपी है। इसके बाद 4 नंबर आपका खादर क्षेत्र। यह नवीन जलोढ़ निर्मित मैदान है। नवीन बाढ़ क्षेत्र है। यह कम ऊंचा है तथा अधिक बाढ़ आती है। यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। यह कृषि के लिए उपयोगी है, लेकिन संसाधनों की यहाँ पे कमी है। मध्य गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान खादर का उदाहरण है।
यह पूर्वी यूपी, बिहार, असम और उत्तरी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इसके बाद आपका डेल्टाई क्षेत्र, नदियों के मुहाने वाला भाग। जैसे नदियाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाती है, तो लास्ट में जहाँ वो सागर में अपना पानी छोड़ती हैं, उस वहाँ का जो भाग होता है उसे डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं। मुख्य धारा विभिन्न छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। नदियाँ लास्ट में जहाँ सागर में मिलने वाली होती है, वहाँ पर अनेक छोटी छोटी शाखाओं में ऐसे बंट जाती है, उस क्षेत्र को डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में यह डेल्टा बनता है। यह है आपकी गंगा नदी। यह गंगा नदी तंत्र है। इसमें यहाँ से यमुना निकलती है, जो आगे आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसमें चंबल, बेतवा, सोन ये नदियाँ मिलती है। इसके अलावा इसमें घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र आगे आकर गंगा में मिलती है। और आगे यहाँ पे जो डेल्टा का निर्माण होता है उसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का ये जो भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है। यहाँ से भी अनेक नदियाँ निकलती है, और ये आपका पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पे आपका कोंकण तट, और यहाँ पे मालाबार तट है, यहाँ पे कोरोमंडल तट है, यहाँ उत्तरी सरकार तट है। इन तटों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तीन नंबर है आपका प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। इसे प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा, जो आर्कियन काल के चट्टान से बनाए माना जाता है। इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार है। इसका एरिया है वो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र। इसकी ऊंचाई है वो लगभग 500 से 700 मीटर है, और इसका विस्तार है वो उत्तर में अरावली, कैमूर, राजमहल, शिलांग की पहाड़ियों तक है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, और पूर्व में है वो पूर्वी घाट पर्वत तक है, पश्चिम में पश्चिम घाट पर्वत तक है। इन चारों दिशाओं में यहाँ तक ये फैला हुआ है। विंध्य श्रेणियाँ तथा सतपुड़ा श्रेणियाँ वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत। ये है आपका अरावली वाला क्षेत्र। इसके बाद आपका 2 नंबर है उत्तर का मैदान। ये वाला आपका उत्तर का मैदान है, ये सभी पूरा। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है, ठीक है। तो आपके यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी है, जो राजस्थान में पाई जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। यहाँ आपके इस भाग में गिरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यह गुजरात वाले क्षेत्र में है। यहाँ आपकी चंबल नदी बहती है, बेतवा, सोन ये सभी नदियाँ बहती है। यहाँ आपका छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ में काल पर्वत श्रेणी है,
यहाँ का विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ। आपके प्रायद्वीपीय पठार से यहाँ महानदी निकलती है। उड़ीसा में आपके महेंद्रगिरी चोटी है जिसकी ऊंचाई है वो 1501 मीटर है। ये आपके उड़ीसा में है। यहाँ आपके बालाघाट पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा आपके प्रायद्वीपीय पठार से भीमा नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा ये नदियाँ निकलती हैं। यहाँ आपके नीलगिरी की पहाड़ी है। यहाँ से आपके कावेरी नदी निकलती है। इसके बाद नीचे आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची पहाड़ी जिसे कार्डियम हिल्स कहते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ केरल के अंदर अन्नामुडी पीक जिसकी ऊंचाई वो 2695 मीटर है। और यहाँ प्रायद्वीपीय पठार के इस वाले भाग को दक्षिण का पठार बोलते हैं। आपके एक नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। यह तमिलनाडु में है। आपके प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले पठार निम्न है। एक आपका मालवा का पठार, यह लावा निर्मित पठार है। यह काली मिट्टी से निर्मित है। यह मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार, ग्वालियर पठार व विंध्य श्रेणी के बीच में यह पाया जाता है। यह उत्कात भूमि का प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद आपका छोटा नागपुर का पठार, यह राजमहल की पहाड़ियों से महानदी तक फैला हुआ है। यहाँ पे खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आपका दंडकन्या पठार, यह दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं पूर्वी महाराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अनुपजाऊ है एवं उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। इसके बाद आपका मेघालय का पठार, यह जिसे शिलांग पठार भी कहते हैं। इसके दक्षिण में वो आपके वो जो 3 पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया पाई जाती हैं। इसके बाद आपका दक्कन का पठार, यह सबसे बड़ा पठार है। इसके 3 भाग हैं, दक्कन का लावा पठार, तेलंगाना पठार और मैसूर पठार। दक्कन का लावा पठार लावा निर्मित पठार है ये, और काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी आपके कपास की खेती के लिए उपजाऊ मानी जाती है। तेलंगाना पठार, तेलंगाना के अंदरूनी भाग में यह पठार पाया जाता है। गोदावरी नदी इसे 2 भागों में विभाजित करती है। गोदावरी नदी है वो इस पठार के बीच में से गुजरती है। इसके बाद आपका मैसूर पठार, लौह अयस्क का धनी है। यहाँ पे लौह अयस्क है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसी पठार पे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसके बाद आपका 4 नंबर तटीय मैदान, इसे 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। आगे पश्चिम तटीय मैदान में अधिक विविधता पाई जाती है। इसकी चौड़ाई कम है, औसत लगभग 64 किलोमीटर। कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरीय तक यह मैदान फैला हुआ है। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मुहानों पर चौड़ाई इसकी सर्वाधिक है, लगभग 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। नदियाँ छोटी व तीव्रगामी है। इसमें नदियाँ मुहानों पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इससे जो नदियाँ निकलती है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसमें क्याल, जो पश्चिम तट पर पाए जाने वाले पस जल को क्याल बोलते हैं केरल के अंदर। आपका पूर्वी तटीय मैदान, चौड़ाई तुलनात्मक रूप से अधिक है। स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। मुख्य नदियाँ इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यह डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें ज्वारनमुख का निर्माण करती है। इसमें प्रमुख झीलें हैं जो जिन्हें लेगून झीलें बोलते हैं। चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। इसमें उत्कल का मैदान उड़ीसा में पाया जाता है। इसके बाद आपका द्वीप समूह है। एक तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। एक आपका लक्षद्वीप जो अरब सागर में है। आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। इसमें 38 द्वीप है, वो 38 द्वीप पर मानव रहते हैं। इसमें 350 द्वीप करीब। सर्वोच्च चोटी यहाँ पे सैंडल चोटी है जिसकी ऊंचाई है वो 738 मीटर है। बेरन द्वीप है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसी द्वीप पर पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसका दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। अब आपके लक्षद्वीप की बात करते हैं। यह अरब सागर में पाया जाता है। इसमें 10 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। इसमें 36 द्वीप है। इसकी भाषा है यहाँ पे वो है मलयालम। यहाँ पर जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और 95% जनसंख्या है वो एसटी जनजाति की यहाँ पे निवास करती है। इसके बाद आपके प्रमुख द्वीप, इसमें एक नंबर है पंबन द्वीप। यह मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है और यह आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। श्री हरिकोटा, यह अरुणाचल प्रदेश के समीप पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। इसके बाद आपका न्यूमूर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। निक्षेप से निर्मित द्वीप है, नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित यह द्वीप है। इसके बाद आपका माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह असम में है। यह इम्पोर्टेंट है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। इसके बाद आपके प्रमुख दर्रों की बात करते हैं। पहले आपके जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करते हैं। इसमें एक नंबर है बनिहाल दर्रा। यह जम्मू से श्रीनगर जाने वाला रास्ता है। द्वार सुरंग है वो यहीं पर स्थित है। इसके बाद आपका पीर पंजाल दर्रा, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। दर्रे क्या होते हैं? 2 पहाड़ियों के बीच एक सरकरा मार्ग होता है, उसे दर्रा बोलते हैं। इसके बाद आपका बुर्जिल दर्रा, श्रीनगर को गिलगित से यही दर्रा जोड़ता है। इसके बाद आपका मिंटेक अगहिल और काराकोरम। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई है वो 5664 मीटर है। चीन को जाने वाली सड़क है वो इसी दर्रे से होकर गुजरती है। इसके बाद आपका जो जिला दर्रा, श्रीनगर से लेह को जो मार्ग गुजरता है वो इसी दर्रे से गुजरता है। इसके बाद आपके हिमाचल प्रदेश में दर्रों की बात करते हैं। इसमें बड़ा लाचा दर्रा, यह लेह व मंडी के बीच का मार्ग है। इसके बाद आपका रोहतांग दर्रा, इसकी ऊंचाई है वो 4631 मीटर है। इसके बाद आपका शिपकिला दर्रा, शिमला को तिब्बत से यह दर्रा जोड़ता है। इसके बाद आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका नीति दर्रा, जिसकी ऊंचाई है वो 5389 मीटर है। मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने का रास्ता इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसके बाद आपका माना दर्रा, उत्तरांचल की कुमायूं की पहाड़ियों में यह दर्रा स्थित है। इसके बाद आपके सिक्किम, तो इसमें आपका नाथुला दर्रा, नाथुला दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। इसके बाद आपका जलेपसा दर्रा, भूटान जाने का रास्ता इस दर्रे से है। इसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश। बोमीडल्ला दर्रा तवांग घाटी होकर तिब्बत का मार्ग इस दर्रे से है। यांगयाप दर्रा, इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी अब भारत में प्रवेश करती है। दिफू, दिफू है म्यांमार सीमा पर, म्यांमार सीमा पर यह दिफू दर्रा स्थित है। इसके बाद आपका पांगसान दर्रा, इसके बाद आपका तुज्जू दर्रा है, वो मणिपुर में है। इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का रास्ता तुज्जू दर्रा से होकर निकलता है। पालाघाट दर्रा जो केरल में है, इसकी ऊंचाई है वो 305 मीटर है। नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच यह दर्रा स्थित है। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपके थालघाट दर्रा और बोरघाट दर्रा है। बोरघाट दर्रा है वो मुंबई और पुणे को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये आपका भारत का भौतिक विभाजन कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।